आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के साइंस 1 के चैप्टर 1 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ा इस चैप्टर का। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, और जिसने भी वो वीडियो देख लिया है ओके सो हम ये लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले अर्थ तो समझ में आता है इसमें, ओके ग्रेविटेशनल भी समझ में आता है, ये एक्सेलरेशन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन वर्ड क्या होता है? यस अर्थ समझ में आता है, ग्रेविटेशनल समझ में आता है, एक्सेलरेशन वर्ड मैं आपको बोलूं बहुत लोगों को एक्सेलरेशन वर्ड भी समझ में आता है कि एक्सेलरेशन वर्ड क्या होता है, बट है ऐसे कुछ स्टूडेंट्स या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सेलरेशन वर्ड में थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन होता है कि एक्सेलरेशन वर्ड क्या होता है। देखो बच्चा, फॉर एग्जांपल आप कार में हो और कार की स्पीड 30 किलोमीटर की चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, और अचानक से उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर। एकदम अचानक से नहीं होगी बट ग्रेजुअली टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये 30 की स्पीड जो है वो 60 की स्पीड हो गई। एक चीज तो कह सकते हैं कि सर इस चीज की स्पीड बढ़ी है, हाँ या ना, कार की स्पीड बढ़ी है, और ये स्पीड बढ़ने को हम क्या कहते हैं बच्चे पता है? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जब भी किसी चीज की स्पीड बढ़ेगी तो उसे मैं क्या कहूंगा? एक्सेलरेशन कहूंगा। क्या कहूंगा? एक्सेलरेशन कहूंगा। ओके सो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप रिसोर्ट गए हो, रिसोर्ट यस राइड पे ऐसे गए हो, मैं आपको बोलूं राइड की जो भी हाइट है, जो भी हाइट है, बहुत बड़ा राइड है, बहुत छोटा राइड है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि राइड बड़ी है कि राइड छोटी है। आपको पता है डर किस बात का लगता है? सर स्टार्ट में यहां से गिरते वक्त तो मेरी स्पीड 0 की रहती है, बट नीचे गिरते गिरते स्पीड बहुत बढ़ जाती है, हाँ या ना? स्पीड बहुत बढ़ जाती है सर, और पानी में गिरते गिरते बहुत ज्यादा, बाद में स्पीड फिर से 0 हो जाती है, लेकिन पानी में गिरते वक्त बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है। ये गिरते वक्त कोई आपको पुश किया क्या? कोई पुश किया? नहीं सर, कोई पुश नहीं किया, मैं तो अपने आप ही गिर रहा था या अपने आप ही गिर रही थी, बट अचानक से ये स्पीड कैसे बढ़ गई? और ये स्पीड बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन कैसे हुआ? किसने किया? सर ये एक्सेलरेशन किसने किया पता है? अर्थ की ग्रेविटी ने किया है। किसने किया है? अर्थ की ग्रेविटी ने। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है और ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, तो कंटिन्यू क्या लगने वाला है उसके ऊपर? एक्सेलरेशन। हर एक पोजीशन पे उसके ऊपर क्या लगने वाला है? एक्सेलरेशन लगने वाला है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको ये भी बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी वर्ड बोला जाता है। अच्छा, ये स्पीड क्या रहेगी, कोई बता सकता है? ये स्पीड क्या रहेगी एक्सेलरेशन वाली? ये स्पीड रहेगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्पीड रहेगी बच्चों, कुछ आए ना आए ये याद रखना। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है अर्थ की ग्रेविटी से, इसका कुछ सिंबल भी रहेगा। यस, इसका एक सिंबल भी है, स्मॉल जी। सर ये बड़ा जी भी पढ़ा था हमने। बड़ा जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है बड़ा जी का वैल्यू? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट ये जो स्मॉल जी है इसका क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया कैपिटल जी और स्मॉल जी का वैल्यू क्या रहने वाला है? ये समझ में आया? वापस रिवाइज करा दूं। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। किसने किया ये एक्सेलरेशन? अर्थ की ग्रेविटी ने। किसने बढ़ाई उसकी स्पीड? अर्थ की ग्रेविटी ने बढ़ाई है। तो क्या बोल सकते हैं इस फिनोमिना को हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो देख ले क्या लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर। सही बात है सर, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, ग्रेविटी यहीं से जनरेट होती है। कोई एकदम स्पेस में है, एकदम स्पेस में, यहां पे कोई स्पेस में है ना, तो क्या उसके ऊपर ग्रेविटी का असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्पेस में चला गया ना, अर्थ की ग्रेविटी के रेंज से दूर चला गया है। उसी पे ग्रेविटी का असर होगा जो अर्थ से पास होगा, जो अर्थ से पास होगा। यह समझ में आ रहा है? अर्थ उसी ऑब्जेक्ट पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जो ऑब्जेक्ट उससे पास में है। इसका हिंदी वर्जन समझ में? आपको हिंदी डेफिनेशन समझ में आया? द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। जो भी ऑब्जेक्ट नजदीक है उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सर्ट करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्या है न्यूटन सर का सेकंड लॉ? किसी भी बॉडी पे अगर कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, किसी भी बॉडी पे अगर कंटिन्यू या फिर फोर्स लग रहा है, तो वो एक्सेलरेशन भी देखने मिलेगा उसमें। क्या देखने मिलेगा? एक्सेलरेशन भी देखने मिलता है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने?
अर्थ से नजदीक जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और न्यूटन सर का कहना है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी पे जो अर्थ पे है, कोई भी बॉडी पे जो अर्थ पे है उसमें क्या देखने मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। और इसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। क्या ये डेफिनेशन समझ में आया? यही आपको लिखना है एग्जाम में। 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, आराम से लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मैं पहले बोल रहा हूं ये चैनल का नाम क्या है, पीछे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। कॉन्सेप्ट पढ़ो। जो मेरे को लगता है कि सबसे कंफर्टेबल भाषा ये हिंदी वाली भाषा है आपकी। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर लो कि आंसर याद करने की जरूरत ना पड़े, आंसर याद करने की जरूरत ही ना पड़े आपको। कोई भी आपको पूछे व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ना, स्पीड बढ़ेगी सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। न्यूटन सर का यह कहना है कि कंटिन्यू ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। ओके और यही एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है? अर्थ की ग्रेविटी से हो रहा है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। एक पॉइंट बस रहेगा, सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.77 मीटर पर सेकंड। कुछ लिखो या नहीं लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं, ये आता है, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये आएगा। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा? एम आई क्लियर विद दिस? आगे बढ़ू? यस, स्क्रीनशॉट लेना आपको, ठीक है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके सो ये रहा नया कॉन्सेप्ट, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटी में वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? चेंजेस। क्या होता है पता है? चेंजेस। क्या हम ग्रेविटी में बदलाव देख सकते हैं? ग्रेविटी का चेंज देख सकते हैं? क्या हम ग्रेविटी का चेंज देख सकते हैं, ये पूछ रहा है हमको। यस, हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसका थियरी पार्ट देखते हैं। हमें बेसिक बच्चों ये बात जाननी चाहिए कि जो अर्थ का ग्रेविटी है ना, वो अर्थ के सेंटर से जनरेट होता है। अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ से दूर जाऊं, अर्थ से दूर यहां पे चला जाऊं, क्या उतनी ही ग्रेविटी का असर होने वाला है मेरे ऊपर? क्या वही ग्रेविटी का असर होने वाला है मेरे ऊपर? बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है ग्रेविटी का। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ से दूर चला गया हूं। 2 मैग्नेट होता पता है ना, वो दोनों मैग्नेट्स को जितना पास लोगे उतना जोर से वो अट्रैक्ट होंगे, बट जितना दूर लेके जाओगे एक दूसरे से, क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा? नहीं रहेगा। धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यस, कम हो जाएगा। तो वैसे समझो अर्थ एक मैग्नेट है और ऑब्जेक्ट एक मैग्नेट है। जितना पास रहेंगे इतना ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच का वो ज्यादा रहेगा, बट जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स का असर इस ह्यूमन पे, ये ऑब्जेक्ट पर जो इससे दूर जाना चाहता है, इस पे कम होता रहेगा। मतलब हाइट ज्यादा तो ग्रेविटी कम, हाइट ज्यादा तो ग्रेविटी कम। ये बात समझ में आ गई बच्चों? जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा ग्रेविटी कम। तो यस, ये ग्रेविटी में चेंजेस देखा ना। अच्छा, कोई आदमी यहां अर्थ के सरफेस पे खड़ा है और कोई आदमी यहां अर्थ से दूर खड़ा है, क्या दोनों पे ग्रेविटी सेम लगने वाला है? क्या दोनों पे ग्रेविटी का असर सेम होगा? नहीं सर, इस पे ग्रेविटी का असर ज्यादा होगा क्योंकि ये अर्थ के एकदम सरफेस पे खड़ा है, और इस पे ग्रेविटी का असर कम होगा क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चला गया है। अर्थ से दूर चला गया तो उसकी हाइट ज्यादा हो गई, और हाइट ज्यादा होगी तो उसके ऊपर ग्रेविटी क्या होने लगा? कम होने लगा। समझ में आ रहा है कि आपको ये बात बच्चों? समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक वेरिएशन आता है ये वाला। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और अर्थ का सेंटर ये है, और मान लो अर्थ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई भी खड़ा है, अपने आप को ही खड़ा कर लो यहाँ पे, और फिर वो अर्थ के इस पार्ट पे चला आया, फिर ये पार्ट पे खड़ा हो गया, और फिर ये पार्ट पे खड़ा हो गया। अच्छा, हर जगह से डिस्टेंस सेम है ना? हाँ या ना? हर जगह से क्या है? डिस्टेंस सेम है। और अर्थ की ग्रेविटी कहां से बनती है? अर्थ के सेंटर से। अर्थ के सेंटर से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बनना चालू होती है। समझ में आ रहा है? तो हर एक पोजीशन से ये सेम डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इस पे जो भी ग्रेविटी का असर लगने वाला है, इस पे जो भी ग्रेविटी का असर लगने वाला है, इस पे जो भी ग्रेविटी का असर लगने वाला है, सब क्या होने वाला है मेरा? सेम होने वाला है। क्या होने वाला है मेरा? सेम होने वाला है। क्लियर है ये बात बच्चों? बट मैं आपको बता दूं, हमारे अर्थ का शेप ऐसा है ही नहीं। अर्थ का शेप लोगों को लगता है ना ऐसा सर्कल शेप का है, अर्थ का शेप ऐसा नहीं है, अर्थ का शेप ऐसा है। अरे ये कब हो गया सर? ऐसा था ना, सर्कुलर शेप का था ना, ये शेप का कैसा हो गया? मैं आपको बताता हूं ये शेप का कैसे हो गया। आपने एक आपका फेवरेट सीरियल होगा, बहुत लोग एग्री करेंगे बात पे, डोरेमोन सीरियल देखा आपने? डोरेमोन
यस, जियान, नोबिता और सुनियो, ये सब लोग मिलकर पता है गेम खेलते थे। फेमस गेम होता था, दिन भर वही खेलते रहते थे। कौन सा गेम खेलते थे बताओ? बेसबॉल। कौन सा गेम खेलते थे? बेसबॉल गेम खेलते थे। और देखो बच्चों, मैं बात बता दूं, बेसबॉल का शेप इसी कलर, ये ऐसे ही होता था। जब भी गेम चालू होता था ना, तो उनके हाथ में जब बॉल होता था वो यही शेप का होता था। बट जैसे कोई भी वो बॉल को फेंकता था या कोई हिट करता था, ये बॉल का शेप ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते थे टीवी वाले। नोटिस क्या किया आपने ये बात कि पहले सर्कल शेप का बॉल दिखाते थे वो लोग कि ऐसा बॉल का शेप सर्कुलर है, बट जैसे कोई फेंकता था या फिर बॉल को फेंकता था या बॉल को कोई हिट करता था, वो बैट से ऐसा हिट करते थे, तो ये जो सर्कुलर शेप होता था ना, वो ऐसा नहीं, ऐसा दिखाते थे वहां पे। क्या होता है बच्चों पता है, जब ये बॉल का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो ये ऊपर और नीचे से, आपको पता है यहां साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे अर्थ पे क्या लगने लगेगा? प्रेशर लगने लगा। किसका प्रेशर लगने लगेगा? एयर प्रेशर लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? एयर प्रेशर, जिसकी वजह से अर्थ बीच में से ऐसा फ्लैटेड हो गया है। बीच में मतलब क्या बोल रहा हूं? पोल्स पे, ये पोल है ना, ये इक्वेटर पार्ट है ना, ये इक्वेटर है हमारा, पता है आपको? सो पोल्स पे फ्लैटेड हो गया है, पोल से थोड़ा चपटा हो गया है और इक्वेटर से थोड़ा बल्जी हो गया है। पोल से फ्लैटेड हो गया है और इक्वेटर से कैसा हो गया है? बल्जी हो गया है। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? मैं आपको वापस सिखाता हूं, देखो यहां पे। अब तो ये बेसबॉल की बात हो रही थी, है ना, थोड़ी बेसबॉल और थोड़ा अर्थ मिक्स था। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में बताता हूं, क्या है, क्या हो रहा है। देखो यहां पे, यस, पहले अर्थ का शेप ऐसा सर्कुलर था और कंटिन्यू रोटेशन की वजह से अर्थ का शेप ऐसा हो गया, क्योंकि ऊपर और नीचे से जैसे अर्थ ऐसा रोटेट कर रहा है कंटिन्यू, ये स्पीड में यहां से ऐसा कंटिन्यू रोटेट करके आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा ना, वो ऐसा कट करके जाएगा ना, अर्थ को ऐसा कट करके जाएगा ना, तो ऊपर और नीचे से प्रेशर लगेगा। किसका प्रेशर लगेगा? एयर का प्रेशर लगेगा। ठीक है, अगर आपको एयर प्रेशर नहीं याद आ रहा है एग्जाम में लिखते वक्त, तो आप कंटिन्यू रोटेशन सिर्फ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कंटिन्यू रोटेशन। तो पहले अर्थ का शेप, तो एक चीज समझ में आता है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का शेप ऐसा हो गया है। ठीक है, पोल्स से फ्लैटेड हो गया है। पोल से कैसा हो गया है? फ्लैटेड हो गया। क्या हो गया है? फ्लैटेड। चपटे को क्या बोलेंगे? फ्लैटेड। फ्लैट हो गया है ना, तो पोल्स पे फ्लैटेड हो गया है। और यही सेंटर से, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर और ये भी रहा इक्वेटर, हाँ या ना, इक्वेटर पे चौड़ा हो गया है। चौड़ा यानी बल्जी। क्या हो गया है? बल्जी। पोल्स पे फ्लैटेड हो गया और इक्वेटर पे क्या हो गया पता है? बल्जी हो गया है, जिसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी कहां से जनरेट होती है? सेंटर से। अब ये पोल का डिस्टेंस नजदीक है कि दूर है? कि बच्चों बताओ, पोल का डिस्टेंस नजदीक है कि दूर है? सर नजदीक है। अगर नजदीक है तो हाइट बोल सकता हूं कम है, और हाइट कम तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। सेंटर से नजदीक आ गया ना, सेंटर से जितना नजदीक आओगे ग्रेविटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब ये इक्वेटर सेंटर से दूर है कि पास है? दूर है, तो दूर हो गया तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर ये पोल, ये वापस से पोल आ गया। अब यहां पे बताओ ग्रेविटी कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? चलो बताओ, ग्रेविटी कम की ज्यादा? यस, ग्रेविटी ज्यादा होने वाली है क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। इक्वेटर पे देखो ना, सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, सेंटर से इसकी दूरी ज्यादा हो गई ना, दूरी ज्यादा हो गई तो यहां पे ग्रेविटी क्या होने वाला है? कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। सर क्या बढ़ गया? डिस्टेंस। और पता है आपको पूरे इक्वेशन में हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो अभी इक्वेशन में आंसर्स में आर लिखा रहेगा तो घबराना मत, आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस है। थियोरेटिकल पार्ट पढ़ ले बच्चों, थियोरेटिकल पार्ट पढ़ ले। चलो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ के वापस से रिवीजन होगा, 2 बार तो यहां रिवीजन कर चुके हैं, थियोरेटिकल पढ़ते हुए भी रिवीजन करते हैं। ओके, यस, पहले क्या लिखा है? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। और क्या लिखा है? द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। देखो बच्चों, यही बात मैंने बोला ना, द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सर ये लाइन नहीं समझा, ये समझा सर कि द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, इसके बाद का नहीं समझा। अरे बच्चों सिंपल बात बोली गई है, थोड़ा टेक्निकल बोला गया इसलिए समझ नहीं आ रहा। अब देखो, अर्थ का सेंटर यहां पे है, अर्थ का सेंटर यहां पे है, ये जो पोल का डिस्टेंस है और ये जो इक्वेटर का डिस्टेंस, यहां इक्वेटर है ना और यहां क्या है? पोल है। क्या दोनों सेम है? दोनों डिस्टेंस सेम है? अच्छा वो छोड़ो, एक नया लाइन बनाता हूं यहां पे, ये कोई भी एक पोजीशन है x, क्या तीनों का डिस्टेंस सेम है? नहीं है ना सेम। अच्छा यहां स्पेरिकल रहता तो हर जगह से डिस्टेंस इसका क्या रहने था? सेम ही रहता, बट ये एलिप्टिकल शेप का होने की वजह से हर पोजीशन पे इसका डिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है। तो वही तो बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस, ये एक पॉइंट बना दिया ना, कहां बनाया? अर्थ के सर्फेस पे बनाया। इज
डिफर्स फ्रॉम सेंटर, डिफर्स फ्रॉम सेंटर, डिफरेंट है ना, कहां से, सेंटर से, प्लेस टू प्लेस, हर एक जगह पे ये अलग अलग है। समझ में आ रहा आपको, हर एक जगह पे ये क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? तो अलग अलग है तो क्या हो गया सर, डिस्टेंस अलग अलग है तो क्या हो गया, ड्यू टू इट्स रोटेशन, ड्यू टू इट्स रोटेशन। ये एग्जैक्टली स्फेरिकल क्यों नहीं है सर, क्योंकि रोटेशन कर रहा है। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जीज, बल्जीज मतलब चौड़ा, ये बल्जीज कहां से हो गया, इक्वेटर, ये चौड़ा वाला पार्ट क्या है, ये चौड़ा पार्ट है, बल्जी पार्ट है, ये बल्जी कहां से हो गया है, इक्वेटर से हो गया, कहां से हो गया, इक्वेटर से। और फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटर कहां से हो गया, फ्लैटर कहां से हो गया बच्चों, पोल्स पे, पोल्स। इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट, मुझे बताओ सेंटर से इसका रेडियस लार्जेस्ट कहां पे, इक्वेटर पे है कि ये पोल्स पे है सर, लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल, लार्जेस्ट एट इक्वेटर, स्मॉलेस्ट एट पोल। अरे बच्चों क्लियर है? सेकंड पॉइंट, ड्यू टू कंटिन्यू रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से वो इक्वेटर पे बल्जी हो गया है और पोल्स पे फ्लैटेड हो गया है। बल्जी होने की वजह से सेंटर से थोड़ा दूर हो गया है, इक्वेटर पे, इक्वेटर जो है हमारा सेंटर से दूर हो गया है। अब मुझे एक बस बात बता दो, थर्ड पॉइंट तो खुद ही लन हो जाएगा, सेंटर से दूर तो ग्रेविटी कम की ज्यादा, सर ग्रेविटी कम, सेंटर से दूर तो ग्रेविटी कम, सेंटर से पास तो ग्रेविटी ज्यादा। तो इसका मतलब यह बोल सकता हूं कि पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है। हां या ना बच्चों, हां या ना, अंडरस्टूड बच्चों? पोल्स पे डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी क्या हो गया मेरा, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है। देखो यहां पे the value of gravity is highest at the poles, the value of gravity is highest at the poles and decreases, धीरे धीरे कम हो रहा है while we decreasing the latitudes and, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस ऐसा लिख सकते हो, and decreases at the equator, क्लियर है बच्चों? यही आपका एक आंसर है। ये आंसर भी आपका गिव रीजन में आता है। गिव रीजन में क्या आता है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी चेंजिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर ऐसा आता है कि व्हाई ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट द पोल्स एंड लोवेस्ट एट द इक्वेटर, ग्रेविटी पोल्स पे हाईएस्ट क्यों है और इक्वेटर पे लोवेस्ट क्यों है, ऐसा सवाल भी बन के आता है। लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं हमारे 3 मार्क्स के लिए, लिखेंगे सर, लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर करेंगे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये तीनों पॉइंट पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर आप नहीं पूछ सकते तो जल्द ही या फिर इसी वीडियो में मैं मेरे टेलीग्राम के नया टेलीग्राम हम बना रहे हैं, आप सबको अनाउंस कर दूं ये कि कॉन्सेप्ट फैक्ट्री का एक नया टेलीग्राम चैनल बनने वाला है, वहां पर ये सारे नोट्स आपको मैं दे सकता हूं। कमेंट सेक्शन में नहीं दे पा रहा हूं, कभी कभी भूल जाता हूं, तो मैं आपको वहां टेलीग्राम पे तो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकता हूं, वो सभी के लिए ओपन रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वहां पे ऐसा नहीं कि ओनली एडमिन कैन मैसेज, आप आराम से मैसेज कर सकते हो और आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हो, या नेक्स्ट लेक्चर में आपको कौन सा वीडियो चाहिए ऑन पब्लिक डिमांड, मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। आप अपने फ्रेंड्स को पूछिए कि कौन सा वीडियो आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा बहुत ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है सर, तो वो जो टॉपिक आपको पढ़ना है मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। क्लियर है? ये टेलीग्राम का आइडिया सही है कि गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन का। ओके, और डाउट्स तो पूछते रहना बच्चों, डाउट्स कंटिन्यू पूछना और ये वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करना। आज का यही है लक्ष्य हमारा कि हम चैप्टर नंबर 1 का थियरी पार्ट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बच्चों, बट थियरी बहुत ईजी होता है, टेक्निकल चीजों से अच्छा थियरी होता है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और थियरी के लिए आप टेंशन मत लेना, थियरी तो मैं थियरी क्या हार्ड से हार्ड चीज संभाल ले रहा हो, तो थियरी क्या चीज है सर, थियरी तो हम दोनों मिलकर पढ़ लेंगे सर। क्लियर है? मिलके पढ़ेंगे और मार्क्स लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का ए वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, ए वाला पार्ट मतलब अर्थ के सरफेस पे मुझे ग्रेविटी चेंज मिलती है, इक्वेटर पे कम या ज्यादा होती है और पोल्स पे कम या ज्यादा होती है, वो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चेंज विद द हाइट, सर ये तो आपने शायद इंट्रोडक्शन अभी चैप्टर का जब लेक्चर स्टार्ट होने वाला था तभी आपने बता दिया कि हाइट ज्यादा तो ग्रेविटी क्या हो गया, कम, हाइट कम तो देखते हैं क्या होने वाला है। एक चीज तो समझ में आ रहा है, हाइट ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइट ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो यही लिखा है यहां पे पहला पॉइंट। एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से धीरे धीरे अगर दूर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, मैं ये बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अरे समझे बच्चों, समझे बच्चों, समझा आपको ये पार्ट? बोलो यार,
यस समझा है आपको, इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर द डिक्रीज इज रेदर स्मॉल। अरे ये पॉइंट समझने जैसा पॉइंट है, पता है आपको, हाउएवर द डिक्रीज इज रेदर स्मॉल, मतलब कि सर मैं बुर्ज खलीफा पे खड़ा हो जाता हूं और एकदम टॉप पे खड़ा हो गया सर, अर्थ से बहुत दूर चला गया सर, तो ग्रेविटी कम हो जानी चाहिए। अच्छा आपको लगता है तो जरा कूद के देख लो, ग्रेविटी कम होगी कि क्या ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है। और खुद कूद नहीं सकते तो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक दो, कोई भी पत्थर कुछ भी फेंक के देखो, पता चलेगा ग्रेविटी कितनी कम हुई है। ये छोटे छोटे ये बुर्ज खलीफा की हाइट अर्थ की ग्रेविटी के रेंज के लिए बहुत नॉर्मल है। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 35,700 किलोमीटर। आपको पता है 35,700 पे ही ग्रेविटी एकदम 0 पॉइंट के आसपास आ जाता है। सोचो कितना डिस्टेंस, 35,000 की बात हो रही है यहाँ पे। ये नहीं कि छोटे मोटे डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, 1-2 किलोमीटर ऊपर जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ग्रेविटी में, लगभग सेम ही रहेगा एकदम। क्लियर है। ये बड़े बड़े हाइट्स की बात हो रही है, 400, 500, 1000, 10,000 ऊपर, 30,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, ये उस हाइट की बात हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो ग्रेविटी डिक्रीज है ये स्मॉल हाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, छोटे हाइट के लिए कुछ नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है तो हाइट उसके कंपेयर में ही देखना है मेरे को। इतना भी छोटा नहीं है कि आप अर्थ पे खड़े जाओ तो ऊपर से स्पेस में से कोई आपको देख सकता है, बिल्कुल नहीं देख सकता। कंट्रीज ही नहीं दिखते वहां पे, छोटे छोटे पूरा जमीन दिखती है बस, बड़ी बड़ी तुम्हारे बुर्ज खलीफा नहीं दिखते हैं, हम क्या दिखेंगे वहां पे। तो वो बड़े बड़े डिस्टेंस पे जाओगे तब जाके कोई ग्रेविटी का फर्क पड़ने वाला है, ऐसे छोटे मोटे डिस्टेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके सो ये हमारा चेंज विथ हाइट है। अब आता है चेंज विद डेप्थ, ये पॉइंट नंबर बी वाला पार्ट था बच्चों, ठीक है, और ये सी वाला पार्ट है। अर्थ से हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होगा, ये तो अब भी पढ़ा। अर्थ के डेप्थ में जाएंगे डिस्टेंस कम कर देंगे, डिस्टेंस कम करेंगे तो बहुतों को लगता है कि ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए। अरे है ना, डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी कम था ना, अभी पढ़ा ये वाले पॉइंट में। तो अगर डिस्टेंस कम कर दूं, अर्थ के अंदर घुस जाऊं तो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, यही सबका है, बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस कम रहेगा तो भी ग्रेविटी कम ही रहेगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पार्ट है इस चैप्टर का। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको ना समझे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना, मैं उसका ना ये टेलीग्राम पे ना वीडियो लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा वो वाला पार्ट। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा तो मुझे बताना। देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है और ये रहा अर्थ का सेंटर, कोई भी यहाँ पे खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही खड़ा हूँ और मैंने कहा कि अब मैं अर्थ में अंदर जाने चाहता हूँ। अर्थ में खुदाई करके एक जेसीबी खरीद लिया है ईएमआई पे और उससे अब मैं अर्थ के अंदर जाने वाला हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैंने जेसीबी खरीद कर अर्थ की खुदाई एकदम चालू कर दी और अर्थ को ऐसा डिग करके इन द सेंस, आप समझो डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये अर्थ का सेंटर है, अब डिग करके मैं अर्थ के यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। समझ में आ रहा है? अरे यार देखो मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सेकंड ना, ये यहाँ पे डिग करके मैं ऐसा, ये हमारा बड़ा सा अर्थ है पूरा, और अब मैं डिग करके यहाँ पे खड़ा हूँ। पहले यहाँ पे खड़ा था, हाँ या ना, यहाँ खड़ा था तो ग्रेविटी फील हो रही थी, इन जमीन पे ग्रेविटी फील हो रही है। यहाँ खड़ा हो तो क्या इन दीवारों में ग्रेविटी फील होगा मुझे, दीवारें खींचेंगी मुझे अपनी तरफ? नहीं, अभी भी ग्रेविटी मेरे को कहां लगने वाली है, नीचे लगने वाली है बच्चों। यही सबसे बड़ा कॉमन सेंस है। कोई आदमी ऊपर देखो, आपको इन दीवारों में ग्रेविटी फील नहीं होगी, आपको ग्रेविटी नीचे ही फील होने वाली है। ये आदमी को इन दीवारों में ग्रेविटी फील हो रहा है बट आपको फील नहीं होगा। आपके लिए बस अर्थ अब इतना बड़ा हो गया है, इतने बड़े रेडियस में आप कहीं भी चले जाओ, इतने बड़े रेडियस में आप कहीं भी चले जाओ, अर्थ में आपको ग्रेविटी फील होगा। और जैसे जैसे अर्थ के एकदम सेंटर पे पहुंच जाओगे ना, ग्रेविटी एकदम जीरो हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आता है बच्चों, हाइट ज्यादा तो ग्रेविटी कम, और हाइट कम तो भी ग्रेविटी क्या होने वाला है मेरा, कम। डेप्थ में अर्थ के अंदर घुसोगे तो अर्थ का मास ही एक्चुअली कम हो जाता है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए अब इतना बड़ा अर्थ नहीं रहा, तुम्हारे लिए बस इतना ही बड़ा अर्थ रह गया है। ये सब बस एक पीस ऑफ पत्थर रह गया है, क्योंकि अर्थ, उसके अंदर की ग्रेविटी, ये सब इतनी ही रह गई तुम्हारे लिए। तो मास कम हो गया। अभी हमने पहले ही बताया था कि ग्रेविटी कब ज्यादा होगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा। अगर मास ही कम हो जाए तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए हाइट कम रहेगा तो भी ग्रेविटी क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। अंडरस्टूड बच्चों, अंडरस्टूड। यही एक पार्ट है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के मन में, बट आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं वो पार्ट क्या बोल रहा हूं। आप अर्थ के अंदर जाओगे, आपने कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा है? चलो एक और चीज बताता हूं। बिल्डिंग बनते हुए देखा है? वो बिल्डिंग में पता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत बड़ा खड्डा करते हैं। आप उसी खड्डे के ऊपर उस दीवार पे खड़े हो, वो आदमी नीचे खड़ा है, क्या उसको दीवार खींचती है आजू बाजू?
नहीं खींचती सर, उसको अभी भी जमीन में ग्रेविटी फील होता है। अब उसके लिए अर्थ का मास उतना ही रह गया है, जितनी जमीन उतना ही अर्थ का मास रह गया है। समझ में आ रहा है? उस रेडियस में वो कहीं भी जाएगा ग्रेविटी फील होगा, और अंदर जाएगा तो और उसके लिए अर्थ का मास कम होता जाएगा। जितना ज्यादा अंदर जाएगा उसके लिए अर्थ का मास उतना ही कम होता जाएगा, जिसकी वजह से मास कम तो ग्रेविटी कम, मास ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा। ये एकदम सबसे स्टार्टिंग अपना पहला लेक्चर था जब साइंस 1 का, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रेविटी हर जगह सेम है कि नहीं है, ग्रेविटी ज्यादा क्यों है, ग्रेविटी कम क्यों है, और ये बात यहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। ये तो पता चलता है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चेंज तो होगी, बट ज्यादा होगी कि कम होगी? सर अब भी तो हमने पढ़ा है ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। ओके, एज वी गो, ओके, द वैल्यू ऑफ आर, the value of r in the equation decreases। अगर value of distance, मतलब r मतलब distance, अगर distance decrease होगा तो one would think, हर एक कोई यही सोचेगा ना कि जो gravity, अगर gravity क्या हो रहा है, मतलब gravity increase हो जाएगी, है ना? डिस्टेंस डिक्रीज तो ग्रेविटी इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बट ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases। The part of the earth, मैंने बोला ना आपको, अर्थ उसके लिए, सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए अर्थ का मास जो होने वाला है, जो ग्रेविटी कंट्रीब्यूट करेगा, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से मास, जिसकी वजह से मास सिर्फ और सिर्फ उसके लिए क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। और मास कम होने वाला, मास कम हो जाएगा तो ग्रेविटी भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा पार्ट वापस से रिवर्स करो, ट्राई करने की कोशिश करो, और नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन है, ठीक है? अभी यहाँ पे तो आप दिख नहीं रहे हो मुझे कि आप पढ़ रहे हो, तो आपका फेस रिएक्शन कैसा है यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ, बट कोई भी डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है? बेशर्मों की तरह, एक साल बेशर्मों की तरह आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछो, कितना भी ऐसा चिंदी टाइप का सवाल रहे, कितना भी इजी सवाल रहे, क्लियर है? पूछो और डाउट क्लियर करो। जितना डाउट क्लियर करोगे उतना आपका ये साइंस स्ट्रांग होने वाला है। तो हमने पहले अर्थ के सरफेस का पढ़ा कि अर्थ के सरफेस पे पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम हो गई है, हाइट ज्यादा तो ग्रेविटी कम, हाइट कम तो भी ग्रेविटी क्या होने वाला है, कम। एक बार वापस देख लेते हैं, पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, हाइट ज़्यादा रहेगा तो भी ग्रेविटी कम होगा, हाइट कम होगा तो भी ग्रेविटी कम होगा। देखो आपको लग रहा है हर केस में ग्रेविटी कम ही हो रहा है, बस एक केस में पोल्स वाले केस में ग्रेविटी ज़्यादा है, बाकी सब केस में ग्रेविटी क्या हो गया, कम हो गया। बाकी सारे केस में ग्रेविटी क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, कॉपी डाउन करना है आंसर्स को, और कोई डाउट रहेगा तो पूछना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, मास एंड वेट। सर बहुत बार बेसिक लेक्चर में मास एंड वेट पढ़ा, आपकी टेक्स्ट बुक में आने के वाला कॉन्सेप्ट मास और वेट के ऊपर है, इसलिए बता दे रहा हूं मास वेट क्या है। चलो ठीक है, डायरेक्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। मास वेट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन एनी ऑब्जेक्ट। जिसने भी बेसिक वीडियो नहीं देखा है वहां जाके देखो, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो बेसिक वीडियोस देखकर यहां पे आ रहे हैं उनके लिए तो ये सॉर्टेड एकदम सिंपली जा रहा होगा। चीजें जब आती है तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है, चाहे कितने भी भारी इंग्लिश में लिखा हो। बट नहीं समझा है तो बेसिक, वो बेसिक लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 1 साइंस 1 ग्रेविटेशन बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर है, वहां से जाके ये पढ़ो, मास और वेट का फर्क बताया है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन एनी ऑब्जेक्ट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। याद रखना, एमसीक्यू में आता है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमारा वेट नापना है तो प्रॉपर ऐसे खड़े होना पड़ेगा, और ये फोर्स पे डिपेंड करता है, बट हमारा मास डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? क्लियर है क्या? मास हमारा क्या है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। किसी भी प्लैनेट पे लेके जाओ वेट बदलते रहेगा, बट मास बदलने वाला है क्या? मास बिल्कुल नहीं बदलने वाला, ठीक है? सो इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इट डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। किसी भी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओगे फिर भी नहीं चेंज होने वाला। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सर का कहने का मतलब है जो भी चीज नेचर के साथ या फिर टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, रेजिस्ट करता है चेंज को, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। वक्त के साथ रहते रहते चेंज भले ही नहीं होगा, उसको हम इनर्शिया बोलेंगे। और यही बात तो मास की भी है। वक्त कितना भी गुजर जाए बिल्कुल भी ये चेंज होगा क्या? नहीं, कहीं भी चला जाए चेंज होने वाला नहीं है। हायर द मास हायर द इनर्शिया।
क्लियर है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब वेट के बारे में पढ़ लेते हैं। वेट के बारे में क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द फोर्स। यस, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा वेट, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा वेट। विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ एफ, द फोर्स एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ कैन बी रिटन एज इन द इक्वेशन। ये पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा आपको। वैसे भी हमने मास और वेट के बारे में वहां पे ऑलरेडी पढ़ लिया था, है आपके टेक्स्ट बुक में, हम पढ़ ले रहे हैं। बस आप एक बात याद रखना, ग्रेविटी वेट, तो वेट जो है पूरी तरह से ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। हमारा जो मास है वो टोटली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? आई गेस ये थर्ड लास्ट टॉपिक है, फ्री फॉल। देख लेते हैं फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल मतलब क्या? ऐसा बिना पैसे का गिर रहा है क्या? और एक होता है सर पैसा लेके गिरेगा तो उसको पेड फॉल बोलेंगे, पेड फॉल। और ये क्या है? फ्री फॉल। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या है बता दूं? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और गिरते वक्त कोई इसको पुश नहीं किया, खुद ही गिर गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको? कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था धीरे से सरक के, ऐसा बॉल, मतलब समझो एक मेटल का बॉल टेबल पे रखा है, वो सरक सरक के खुद ही गिर जाए, मैंने धक्का नहीं मारा, सरक सरक के खुद ही गिर गया, उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्री फॉल। गिरते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी का असर था, गिर रहा था सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मैंने उसको धक्का नहीं मारा, मैंने उसको कुछ नहीं किया, फेंका नहीं, मैंने उसको जोर से ऐसा फेंका नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट था ये, ओके, इसको फेंका नहीं ऐसे, समझ आ रहा है? ऐसे फेंका नहीं है मैंने, वो ऑब्जेक्ट था, ऑटोमेटिक खुद ही नीचे गिर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या असर हो रहा है? ग्रेविटी का असर हो रहा है उसके ऊपर, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्री फॉल बोलूंगा। अच्छा बच्चों, एक बात बता दूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी लगता है। किसका प्रेशर लगता है? एटमॉस्फेरिक का प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग गया तो उसको हम ट्रू फ्री फॉल नहीं बोल सकते। ट्रू फ्री फॉल तभी बोलेंगे जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी रहे उसके अंदर। तो ऐसा करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं कांच का, उसके अंदर जितना भी एयर भरा रहेगा वो सक्शन पंप से पूरा का पूरा एयर निकाल लेते हैं, और पूरा का पूरा एयर निकाल देंगे तो वो टोटली वैक्यूम हो जाएगा। और जब वहां पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को उस कांच के डब्बे के अंदर गिराऊंगा, तो जब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा ना डब्बे के अंदर से, उसको ट्रू फ्री फॉल बोलूंगा। मून पे भी ट्रू फ्री फॉल हो सकता है। मून जो है ना, मून, वहां पर भी आपका ट्रू फ्री फॉल हो सकता है, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा। मून पे ग्रेविटी है ना, पढ़ा है ना पहले लेक्चर में, तो ग्रेविटी है वहां पे। Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में गिर रहा है? ग्रेविटी अलोन। इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आया? क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब ये पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है। ऊपर से जब भैया नीचे गिरोगे, ऊपर पे जो स्पीड रहेगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, नीचे जो गिरती है उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ऊपर से गिरेगा तो उसकी स्पीड तो जीरो ही रहती है ना, जीरो से शुरुआत होगी, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते फाइनली जब जमीन पे पहुंचता है तो पता नहीं कोई तो स्पीड रहती 10 20 50। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है उसकी स्टार्टिंग की स्पीड क्या होगी? जीरो। अरे मुझे एक बात बताओ, रिसॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट याद है? ऊपर से क्या 10 की स्पीड पे गिरना चालू करते हो? नहीं, जीरो से गिरना चालू करते हो, धीरे 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 नीचे गिरते हो, और इतनी स्पीड बढ़ जाती है, इतनी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, स्पीड बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। किसने बढ़ाई? ग्रेविटी ने। फिनोमिना को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे समझा क्या बच्चों? रिविजन हो गया थोड़ा सा अभी का पार्ट का पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है सिर्फ, और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो रहेगा, फाइनल समथिंग रहेगा। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बहुत बार कंफ्यूज होता था इनिशियल और फाइनल में। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल का सिंबल यू होता है, फाइनल का वी होता है। मैं तो कंफ्यूज होता था। जिसको भी अभी भी कंफ्यूज लग रहा है 2 मिनट और रुक जाओ, अभी सिखाने वाला हूं। और जिसको लगता है कि नहीं मेरे को याद रहता है वो स्किप कर सकता है, आगे के 1-2 मिनट बाद का नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक मूवी देख रहा था, मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन था। ऐसा कहा गया था हमारे बुक में कि इनिशियल वेलोसिटी को यू बोला जाता है। क्या देखो, अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूं, देखा? ये कंफ्यूजन जाता ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है पता है? यू बोला जाता है। और एग्जाम के प्रेशर में तो और भूल जाओगे। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? यू बोला जाता है। और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? वी बोला जाता है। मुझे ना ये याद ही नहीं होता था, मैं एग्जाम में ऐसी गड़बड़ करके आता था। इनिशियल को वी लिख देता था, फाइनल को यू लिख देता था। ठीक है, तो एक बार ना मैं साउथ की मूवी देख रहा था, और साउथ की मूवी में पता है वो जो हीरो रहता है ना, वो हीरो क्या डायलॉग मारता है? शुरुआत तुमने की थी, खत्म
हम करेंगे। बोला अरे वाह, फॉर्मूला बन गया ये तो। अरे ऐसे कैसे फॉर्मूला बना सर, ये डायलॉग से फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैं बताता हूं। शुरुआत 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 तुमने की थी, शुरुआत का मतलब स्टार्ट, स्टार्ट तुमने की थी, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल, 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 ठीक है। शुरुआत तुमने की थी, शुरुआत तुमने, शुरुआत यू, शुरुआत यू, शुरुआत तुमने की थी, इनिशियल यू, खत्म, खत्म मतलब खत्म, फाइनल, फाइनल हम करेंगे, हम मतलब वी। समझ में आ रहा है आपको? शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे, शुरुआत तुमने, इनिशियल यू, फाइनल वी, इनिशियल यू, फाइनल वी। क्लियर है ये बात? देखो मैं तो ऐसे याद करता था, जिसको ये थोड़ा किडिश टाइप लगता है भाई आप आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है अभी भी कंफ्यूज रहते हैं ये सब कॉन्सेप्ट में, तो ये सब ट्रिक है याद करने का। शुरुआत तुमने की थी, इनिशियल यू, खत्म हम करेंगे, फाइनल वी। समझ में आ रहा है कोई बात? तो कोई इस ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है, ये जो सेकंड पॉइंट है इससे क्या समझ में आ रहा है? सेकंड पॉइंट से ये बात समझ में आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी जो शुरुआत का वेलोसिटी होगा वो जीरो रहेगा, और जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो नहीं पता। गिरते गिरते स्पीड बढ़ती रहती है ना, डिपेंड करता है कितने हाइट से गिर रहा है, इसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी तो ढूंढना पड़ेगा, बट इनिशियल क्या रहता है, जीरो रहता है। यही लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने बोला था ना एयर प्रेशर लग जाता है, एयर प्रेशर लग जाता है, ऊपर से गिरेगा तो एयर प्रेशर लगेगा, और एयर प्रेशर में मैं कह सकता हूं कि ये फ्री फॉल है। एयर प्रेशर आ गया ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगना चाहिए, अब ग्रेविटी के साथ साथ क्या लग रहा है, एयर प्रेशर, इसलिए कहा गया कि ट्रू फ्री फॉल, सच्चा फ्री फॉल सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कहां है, वैक्यूम में पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है? वैक्यूम में पॉसिबल है। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस फ्री फॉल? 3 पॉइंट है फ्री फॉल के भाई साहब। मैं आपको बोलता हूँ ज्यादातर तो डेफिनेशन ही आता है इसका 2 मार्क्स का, कोई भी 2 पॉइंट लिखना और लेके जाना। ये लास्ट वाला पॉइंट तो लिख ही लेना, और कुछ नहीं तो ये जो पता है अलग है, अलग कलर में लिखा है मैंने, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, ये पार्ट तो लिख के ही जाना। ये फ्री फॉल हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा है तो वापस रिवाइज करो, फिर से पढ़ो, रिवाइंड करके थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बताता हूं। याद है आपके पास बचपन में कार होती थी, कार, जिद करके कार खरीदते थे, उसके 2 टायर होते थे, ऐसे 2 नहीं होते थे, 4 होते थे, पीछे भी होता था, ओके। उसको आप पीछे पुश करते थे और छोड़ देते थे, वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाता था। अरे हाँ या ना? हाँ सर, पीछे पुश करते थे ना, वो आगे बढ़ जाता था फटाक से। और पता है एक ऐसी भी कार आती थी, उसके पीछे ना थ्रेड होता था, वो थ्रेड खींचता था ना, छोड़ दूंगा तो खुद ही आगे जाएगा। याद है क्या? जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को पीछे खींच रहे हो ना, तो इसके अंदर आप क्या भर रहे हो पता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या भर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी। और आप कार को धक्का नहीं दोगे, बस छोड़ दो, कार ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। तो पोटेंशियल आपने भरी और कार का मूवमेंट आपने नहीं दिया, कार खुद ही मूव होने लगा। और पता है मूवमेंट को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो एक कहानी इससे समझ में आता है, एक तात्पर्य, एक कंक्लूजन समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का ही रिजल्ट क्या होता है मेरा? काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल भरना पड़ता है, काइनेटिक देना नहीं पड़ता, खुद ही काइनेटिक मिल जाता है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल जितना ज्यादा, काइनेटिक उतना ज्यादा। पोटेंशियल भरना पड़ेगा, खुद से नहीं पड़ा रहेगा। एक डस्टर बेंच पे पड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं है। वो है एक पोटेंशियल एनर्जी, मैं अभी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, बट अभी टेम्पररी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसमें। क्लियर है? बट वही कार को मैं ऐसा पीछे खींच के रख दूं, बस छोड़ने की देरी है सर, छोड़ो, ये खुद ही काइनेटिक का रिजल्ट देगा। जब जो भी आपने पीछे खींचते वक्त उसके अंदर एनर्जी भरी, उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग को दोनों साइड से दबा दो, क्या भर दिया आपने अंदर? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे उसको छोड़ोगे तो ऐसा आगे पीछे मूव करता रहेगा, वो क्या हो गया? उसका काइनेटिक एनर्जी। तो सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, आप फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट में आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट में कहां जा रहे हो? धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो। आपको एक बॉडी में एनर्जी फील होता है, कुछ तो ऐसा फील होता है ना, ऐसा हैवी हैवी फील होता है। और फॉर एग्जांपल आप ऊपर जा रहे हो और ऊपर से लिफ्ट का ये लादी खसक गया, लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे और लिफ्ट की लादी खसक गई, आप तुरंत नीचे गिरोगे, हाँ या ना? आप जब ऊपर जा रहे थे तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आपके बॉडी में क्या रिजल्ट, आपकी बॉडी में क्या भर रहा था? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही लिफ्ट की नीचे की लादी खसक गई, अब वही पोटेंशियल का रिजल्ट क्या हो गया? काइनेटिक। किसी ने धक्का दिया? नहीं, खुद ही काइनेटिक देखने मिल जाएगा। अरे समझे क्या? यही है पोटेंशियल एनर्जी। और पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जितना हाइट बढ़ते रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहेगा, हाँ या ना? अब
पहले माले पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और जो 7th फ्लोर पे रहता है, क्या दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा? क्या दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा। जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर अर्थ के सरफेस पे कोई खड़ा है, बता दो बस एक बात, अर्थ के सरफेस पे कोई खड़ा है, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं है। क्या रहेगा ये? जीरो रहेगा। अरे समझे क्या? क्या रहेगा ये? जीरो रहने वाला है। क्यों जीरो रहने वाला है? अर्थ की ग्रेविटी पे है, अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, क्या अब उसको अर्थ खींच रहा है? बिल्कुल नहीं खींच रहा है। क्या उसके अंदर कोई एनर्जी है? अच्छा, आप जमीन पे खड़े रहते हो, लिफ्ट के बाहर खड़े रहते हो, क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी फील होता है? बिल्कुल फील नहीं होता। जैसे लिफ्ट में चढ़ के ऊपर जाने लग जाते हो, सरफेस पे थे, कोई पोटेंशियल एनर्जी फील नहीं होगा। जैसे ही लिफ्ट से ऊपर जाने लगोगे, आपको क्या फील होने लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या फील होने लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। और यही उसका डेफिनेशन है। क्लियर है? एक सेकंड मैं आपको समझाता हूं ये सब। The energy stored, ये potential energy का definition है, the energy stored in an object because of its position is called potential energy. We had assumed the potential energy of an object जिसका mass m है at the height of h from the ground is mgh, from the ground is mgh and on the ground is 0. मैंने आपको भी बताया ना, हाइट ज्यादा रहेगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी का काउंट mgh हो जाएगा, बट अगर ग्राउंड पे है, ऑन द ग्राउंड है, ऑन द ग्राउंड है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? उसके लिए जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? बस ये 2 पॉइंट ही याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है, खुद ही भरी जाएगी। ठीक है, धनुष बाण देखा है, बो एंड एरो। एरो को मतलब एरो को उस मतलब बो में डालकर अगर पीछे खींचोगे जोर से, तो आपने एरो के अंदर क्या भर दिया है? क्या भर दिया एरो के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही उस एरो को रिलीज करोगे, क्या मिलेगा आपको? काइनेटिक एनर्जी। क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। यही होता है पोटेंशियल काइनेटिक। जैसे जब भी आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, अर्थ का ग्रेविटी आपको खींचेगा थोड़ी, अब तो सरफेस पे खड़े हो, अब क्यों खींचेगा? जैसे ही अर्थ से दूर जाओगे तब खींचना चालू करेगा, और आप तो आ नहीं रहे हो, तो आपके अंदर क्या भरना चालू हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। लिफ्ट में आप जा रहे हो ऊपर, अर्थ आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, बट कंटिन्यू आप ऊपर जा रहे हो, तो आपके अंदर क्या भर गया है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे लादी खस की, वही पोटेंशियल का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? काइनेटिक। यहां काइनेटिक नहीं पूछा है, बस पोटेंशियल पूछा है। किसी ने आपके अंदर पोटेंशियल भरा? कोई दूसरे आदमी ने भरा क्या? नहीं। किसने भरा? अर्थ की ग्रेविटी ने भरा। कब? जब आप अर्थ से दूर जा रहे थे। इसलिए पूरे फिनोमेना को बोलेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात ये बच्चों? क्लियर है बात? लिखा आपने ये पार्ट, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखना चालू करना। मैं पहले बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट के सारे मत जीना, 1-2 बार लिखोगे तब जाकर आंसर याद होगा। अल्टीमेटली आपको आंसर ही लिखना है एग्जाम में, ओरल एग्जाम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो लिखना ट्राई करो, लिखने का प्रैक्टिस करना चालू करो, डेफिनेशन को 2-3 बार 4 बार लिखो, एंड टेलीग्राम पे जितना जल्दी हो सके जुड़ना चालू करो, डाउट्स पूछो वहां पे कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। करते हैं मतलब अभी करेंगे, एंड मत करो, रुक जाओ थोड़ा। एस्केप वेलोसिटी है, क्या होता है समझो। फॉर एग्जांपल कोई एक XYZ आदमी है, उसने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो ऑब्जेक्ट ऐसा घूम के वापस ऐसा नीचे गिर गया। उसने सोचा थोड़ा और फोर्स में फेंकूं, तो और ऊपर गया, लेकिन बाद में नीचे गिर गया। उसके मन में एक सवाल आया, दोनों एक ही आदमी है, बट 2 अलग अलग केस है। केस 1 थोड़ा कम फोर्स में फेंका, और केस 2 थोड़े ज्यादा फोर्स में फेंका। थोड़े ज्यादा फोर्स में फेंकने के बाद भी वो नीचे गिरा, तो उसने सोचा कि इसको कितने फोर्स या कितने स्पीड में फेंकूं कि ये अर्थ के ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, दोबारा गिरे ही ना, दोबारा अर्थ पे गिरे ही ना। वो वेलोसिटी मतलब वो स्पीड भी बोल सकते हो आप, वो वेलोसिटी जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर फेंकूं और अर्थ पे दोबारा ना गिरे, उस वेलोसिटी को बोलेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी। अर्थ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड में फेंकूं कि वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, दोबारा अर्थ पे ना गिरे, उसी को हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी। और पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर का ट्रैवल करेगा, ये स्पीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पर भी हूं वहां से सेकेंड स्टेशन 11 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 11 किलोमीटर दूर है। तो 1 सेकंड में वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दूसरे सेकंड में ओरिजिनल पोजीशन से 22 क्रॉस कर गया होगा। तीसरे पोजीशन में 33 किलोमीटर। मतलब सोचो 3 सेकंड में वो 33 किलोमीटर, और 6 सेकंड में, 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में वो 55 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका रहेगा। 55 किलोमीटर। सोचो ये स्पीड। हर 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लिखा है ना। पर सेकंड का मतलब ये होता है हर 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 11.2 किलोमीटर। और यही रहेगा मेरा अर्थ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है।
वी हैव सीन दैट व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ये इसकी वेलोसिटी थी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो उसकी स्पीड ज्यादा रहती है, बट धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और एक टाइम पे क्या हो जाती है, 0, और फिर वो नीचे गिरना चालू होता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो गया। अब गिरना चालू करेगा 1 2 3 4 5 और समथिंग रहेगा। 10 है तो 10 भी हो सकता है, बट ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से ये सब फिनोमेना होता है, ग्रेविटेशन की वजह से। द वेलोसिटी बिकम्स 0 एट रीचिंग एट सर्टेन हाइट, कुछ हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। आफ्टर दैट द स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। ये फिनोमेना समझा आपको, ये कॉन्सेप्ट समझा तो ये समझेगा क्या लिखा है। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, कितने स्पीड से फेंक रहा हूं इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर जाने वाला है। मैक्सिमम हाइट उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फेंकते हुए तुरंत स्टार्ट की स्पीड जो भी रहेगी ना, उसी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करती है। यस, नेक्स्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एन एनी ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी एस्केप करने के लिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल रेंज को वो एस्केप कर जाए, उसको ही मैं बोलूंगा अर्थ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी, एंड दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एनी ऑब्जेक्ट टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल रेंज इज नोन एज अर्थ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? और यहां पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, थियरी पार्ट एंड होता है। न्यूमेरिकल आपको बच्चों वापस बता दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूमेरिकल पे रहने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियोस का सारा डेटा ले लो, ये सारा जो भी नोट्स है वो लिख लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। ये चैप्टर पहला वाला थियोरेटिकल, फर्स्ट चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल होगा, और इसके बाद मतलब इसके बाद न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के बाद सेकंड चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का सारा नोट्स ले लो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।